ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये भी उसको एक संकेत माना जा रहा है कि सिंधिया जी भी चुनाव लड़ लेंगे। राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग है जो भी ये जो सर्वे है वो बता रहा है। हमारा सहयोगी चैनल है ललन टॉप, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया गहलोत साहब ने। तो जब उनसे पूछा कि भाई आप पायलट के बारे में क्या कहेंगे, तो इन्होंने तंज में ये कहा कि भाई वो तो हमारे हाईकमान है, क्योंकि वो सीडब्ल्यूसी में चले गए। कांग्रेस है वो गारंटी स्कीम्स के सहारे है और मतलब कांग्रेस के पास जो प्लस है वो गारंटी स्कीम्स हैं। राहुल गांधी ने जो असेसमेंट शायद उनके नज़र में सही था, कोविड हुआ, पश्चिम के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में कैश बांटा गया लोगों को, मतलब बहुत देशों ने। भारत में कैश नहीं बांटा, हमने अनाज बांटा। लेकिन उस समय जो पैसे लोगों के खाते में गए थे, उसकी महंगाई की मार जो है दुनिया आज भी झेल रही है। राहुल गांधी ने जब विदेश में एक इंटरव्यू दिया और उस पर उन्होंने उनसे जब 5 राज्यों के चुनावों पर बात की गई तो उन्होंने तेलंगाना से शुरू की। देखो एक अविचल, मैंने चूंकि पिछले 20 सालों से ओपिनियन पोल को बहुत क्लोजली फॉलो किया है और जो ओपिनियन पोल करते हैं उनसे बात होती रहती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन चुनावों के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनावों से मत जोड़िए। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। और इस वक्त जो है देश में 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चुनाव होने एक तरह से देश की हर दिशा में चुनाव होने, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, वेस्ट में यानी कि राजस्थान में भी चुनाव हैं, तेलंगाना सदर्न स्टेट में भी चुनाव है, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में यानी कि मिजोरम में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। और इसको लेकर जो एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे आया है उस पर चर्चा करेंगे और क्या स्थिति बन रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में हमारे यानी कि तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर साहब मौजूद हैं। और सर, जिस तरह से हमने अब तक कोशिश ये करी है कि हर स्टेट का अलग अलग एनालिसिस किया है, और आज हम इसलिए पूरा एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 3 दिसंबर भी वो तारीख बता दी है, यानी कि वो डी डे बता दिया है कि जब रिजल्ट्स आएंगे। एक एक करके अगर हम स्टार्ट करूं तो बेहतर रहेगा कि जैसे कि एमपी का जो सबसे ताजा सर्वे आया जो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने किया है, उसमें कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116 और बीएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 3 जो है मिलने की अनुमान लगाया है। ये सीट्स इनको मिल सकती हैं, इनका वोट शेयर भी बताया है। लेकिन अब मैं मध्य प्रदेश से ही अगर स्टार्ट करूं, क्योंकि ये आपका गृह राज्य है, आप इंदौर से आते हैं, तो आप मध्य प्रदेश को बखूबी समझते हैं। और खास तौर पर इस बार इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए अगर कोई सेफ प्लेस है अभी के लिए तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और कांग्रेस के लिए बहुत बेनिफिशियरी हो रहा है? देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करूँ अभी, तो 1 साल पहले तक अगर आप, मतलब मैं इसको 3 हिस्सों में बांटूंगा, 6 महीने पहले और 3 महीने पहले। तो 1 साल पहले अगर आप मुड़ के देखते हैं तो ये लग रहा था कि कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। मतलब कांग्रेस को बीजेपी ने तोड़ दिया था 2020 में, सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए थे, सॉरी बीजेपी में आ गए थे, और कांग्रेस अब शायद कोई मुकाबला करने की स्थिति में बीजेपी का मध्य प्रदेश में भी नहीं रहेगी। ये एक परसेप्शन था, मैं अभी ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जा रहा हूँ। उसका एक कारण ये भी था कि जो अलग अलग उपचुनाव भी हुए 2020 के बाद में, या जो म्यूनसिपल चुनाव भी हुए, वो 1-2 जगह छोड़ के ज़्यादातर जगह बीजेपी को सफलता मिली। तो ये था कि भाई कहीं मुकाबले में ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब कर्नाटक के नतीजे आए तो अचानक से उसके बाद में एक माहौल बदला और ऐसा लगने लगा कि भाई कांग्रेस तो अब, मतलब मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना सब जगह मुकाबले में आ सकती है। क्योंकि कांग्रेस का एक तरह से जो डाउनफॉल चल रहा था, जो गुजरात में भी वो लोग चुनाव हार गए, और हारे ही नहीं, बहुत बुरी तरह से हारे। सिर्फ हिमाचल में जीते, वो भी बहुत कम अंतर से जीत हुई एक तरह से। तो जो एक संजीवनी मिली कांग्रेस को वो कर्नाटक चुनाव के बाद मिली, और ये लगने लगा कि भाई कांग्रेस जो है अब इसमें वापसी कर लेगी, मध्य प्रदेश में जीत जाएगी। लेकिन अब मैं जो 3 महीने की बात कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने झड़ी लगा दी योजनाओं की, खास करके महिलाओं के लिए, कि भाई लाडली बहना, मतलब वेलफेयर स्कीम्स, जो कांग्रेस ने जिस बूते पर हिमाचल में या कर्नाटक में चुनाव जीता था, उसको एक तरह से एलपीजी के सिलेंडर का दाम हो, वो सारी चीज़ें जो कांग्रेस घोषणा कर सकती थी या मैं बाद में दूंगा, वो उन्होंने पहले देना शुरू कर दिया। तो एक चीज़ लगने लग गई थी कि भाई कांग्रेस को कहीं ना कहीं बीजेपी अब टक्कर दे रही है। क्योंकि कांग्रेस का, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो डिफरेंशिएटर है वो
जो हिंदू मुसलमान वाले में कांग्रेस मार खा जाएगी, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में हमेशा बीजेपी का पर्दा भारी पड़ जाता है। लेकिन जो ये वेलफेयर है या जो गारंटी स्कीम है, ये कांग्रेस ने एक तरह से कहीं पकड़ ली और अब एक ओबीसी की भी बात कर रही है कांग्रेस। तो ये करते कराते हुआ ये कि भाई लगने लगा था कि बीजेपी एक मुकाबले में आ जाएगी और बीजेपी भी जीत लेगी। लेकिन अब जो ये एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे आया है, उससे ये एक भाव मिल रहा है हमको कि कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त मिली हुई है। और जो परसेप्शन के लिहाज से अगर आप में देखें कि जो शिवराज सिंह ने परसेप्शन बनाया था, तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लग गया कि बीजेपी ही उनको पीछे करना चाह रही है। उसके मैं दो कारण बता दे रहा हूँ। एक कि बीजेपी ने अपने और बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया, जो कि समकक्ष माने जाते थे या दावेदार माने जाते थे मुख्यमंत्री के, जो केंद्रीय मंत्री थे या सांसद। तो ये लगा कि भाई बीजेपी ये क्यों कर रही है, शिवराज सिंह पर उनको शायद भरोसा नहीं है। और अब चर्चा ये भी है कि भाई आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कह दिया कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये भी उसको एक संकेत माना जा रहा है कि सिंधिया जी भी चुनाव लड़ लेंगे। तो जब इतने एक बड़ा स्पष्ट चेहरा था शिवराज सिंह चौहान का, जिसने ये लाडली बहना इस तरह की जो योजनाएं लाई, और अभी भी आप देखकर ये सी वोटर के भी सर्वे में देखेंगे कि वो लोकप्रियता में वो थोड़ा आगे ही है मुख्यमंत्री पद के रेस के लिए। तो ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और ये जो सर्वे आया है, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को एडवांटेज दिखाई दे रहा है। जो आपने मुझे शुरुआत में सवाल पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है, तो उसका जवाब ये है। कैलाश विजयवर्गीय को उतारना एक बड़ा जो है ट्रम्प कार्ड खोलना है। भले ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि एक इस तरह से बीजेपी जो है मुझे सीट दे देगी, यानी कि वहां से चुनाव लड़वाएगी, हम तो अब हाथ पैर भी नहीं जोड़ते हैं, तो सीधे सीधे काम करना शुरू करते हैं। वो भी इंदौर से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो है मालवा क्षेत्र को वो पक्का करना चाहते हैं, जो हमेशा से बीजेपी की मजबूती वाला हिस्सा रहा है। नहीं, देखिए ये जो सिर्फ मालवा ही नहीं, जितने भी लोग उतारे गए हैं, मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है, उनको चंबल और ग्वालियर रीजन को मजबूत करने के लिए उतारा गया है। और अगर सिंधिया जी को भी उतारा जाता तो वो ग्वालियर और चंबल को सुरक्षित करेगा। कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है मालवा के लिए, महाकौशल के लिए जो है कुलस्ते जी को उतारा गया है, बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल को उतारा गया है। तो बीजेपी ने ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई 6-7 लोगों को उतार दिया है। इसके पीछे एक सोच बड़ी क्लियरली है कि जो भी अलग अलग क्षेत्र है वहाँ हमारे बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे। रही बात इंदौर की, इंदौर में कैलाश जी ने आज भी एक बयान दिया है खरगोन में जाके कि भाई मेरे बॉस का फोन आ गया, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैंने चुनाव लड़ लिया। बॉस कौन है ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अनुमान लोगों का ये लगता है कि भाई वो गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले उनका नाम ले चुकी है, उन्होंने मुझे कहा था। अब इंदौर में जो सीट लड़ रहे हैं वो सीट कांग्रेस के पास है। वो अब कैलाश जी को वो सीट बीजेपी के लिए छीन कर वापस लानी है। अब इसमें व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार में बात ये हो गई कि उनके बेटे आकाश भी जो है विधायक है, अभी विधायक है इंदौर के ही 3 नंबर सीट से। तो अब मान के चला जा रहा है कि पिता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा, तो कैलाश जी को तो टिकट मिल गया, अब उनके बेटे का भी वो अनाउंस नहीं हुआ है टिकट उस सीट का। तो वो एक उनके लिए मतलब परिवार के अंदर जो उनका उभरता हुआ चेहरा था, उसकी राजनीति को कम से कम अभी के लिए, हो सकता है आगे उनको कोई बड़े मौका मिले, कोई बड़ा चुनाव मिले, लेकिन अभी के लिए वो लगा है। और दूसरी बात, कैलाश जी के लिए जो सीट पर चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने कहा ना वो सीट कांग्रेस के पास थी, वो छीननी है उनको। तो कोई भी अगर आप सीट छीनना है कहीं से, इसीलिए बड़े नेता को उतारा गया है, तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है वो कह रहा है कि कांग्रेस को 45 से 51, बीजेपी को 39 से 45 और जो अदर्स हैं उनको 0 से 2, और जो यहाँ पर कुल सीटें वो 90 हैं, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, और बहुमत यानी कि वो 46 का है सीधे सीधे। तो कांग्रेस को सीधे सीधे बहुमत मिलने वाली बात जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिसको कांग्रेस बहुत ज़्यादा जोर ना लगाए तो भी निकाल लेगी। प्रो पीपल जो है या कहें कि प्रो फार्मर जो है वो एक स्टेट उन्होंने कन्विंस कर दिया लोगों के लिए। देखिए अगर आप इसका वोट शेयर मुझे बता सकें। हाँ, मैं वोट शेयर बता देता हूं। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कांग्रेस को 45% बताया जा रहा है जो अनुमान लगाया जा रहा है, और बीजेपी को 44%। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव इसमें कांग्रेस का पलटा भारी दिख रहा है हमको, लेकिन जो सीटों का प्रोजेक्शन है वो आप देखिए कि जहाँ कांग्रेस की खत्म हो रही है
या बीजेपी खत्म हो रही है वहाँ से कांग्रेस की शुरू हो रही है। तो अभी भी ये इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 45 सीटें आ गई, जो इसमें दिखाया जा रहा है कि 45 सीटें कांग्रेस की आ गई तो नहीं, बीजेपी की आ गई। को। ओके, अगर बीजेपी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप जो है, क्योंकि ये चुनाव अभी शुरू हुआ है, कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई है वो कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज दे रही है। पर मैं अभी भी आपको ये बताना चाहूँगा कि 45 और 44 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और सीटों में भी जो अगर प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो वो 45 अगर बीजेपी अपने मैक्सिमम पे चली गई तो फंस सकता है मामला। एडवांटेज जरूर कांग्रेस को है कि वो 51 तक जा रही है और बीजेपी सिर्फ 45 तक जा रही है। अगर आप इसका औसत भी निकालेंगे तो मोटा मोटा कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में बड़ा इंटरेस्टिंग है जो भी ये जो सर्वे है वो बता रहा है। उसमें बता रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि साहब की अनुमान के आधार पर बीजेपी को 127 से 137, कांग्रेस को 59 से 69, 59 टू 69 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 2 से 6 तक की सीटें जा सकती हैं। अब यहाँ पर तो क्लियर कट, क्योंकि बीजेपी का जो वोट शेयर बता रहे हैं वो भी एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि 47% जो है बीजेपी को और कांग्रेस को 42%। राजस्थान के बारे में जो जानकार लोग ये कहते हैं कि मतलब अशोक गहलोत जब 2013 में भी आ रहे थे तब भी उनके प्रति कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी या उनकी सरकार से बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं थी। फिर भी एक तरह से वो एक तरफा रिजल्ट रहा था। बीजेपी ने 165 शायद सीट दिलाई थी उस समय, क्योंकि वो एक मोदी लहर थी इसलिए वाइप आउट हुए थे। ये मतलब अब ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि वो जो रिवायत है, जो रवायत आप बात कह रहे हैं वो कायम रही है। और अब ये जो सर्वे दिखा रहा है 5% का वोट शेयर का गैप है, 4 से 5% का। जी जी बिल्कुल। तो वो जैसे हम जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो वो गैप जो है, आप अगर आप सीटों की भी ना बात करें, क्योंकि मेरा मानना है कि ओपिनियन पोल में जो वोट प्रतिशत रहता है वो कमोबेश सही रहता है। जब आप उसको कन्वर्ट करने जाते हो सीटों में तब आपसे चूक हो सकती है। तो यहाँ अगर आप गैप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। ये कम करने में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो आंतरिक झगड़ा है, मैं अगर आपको एक साल पीछे ले जाऊँ, पिछले साल सितंबर में कांग्रेस हाईकमान ने कोशिश की थी कि भाई मुख्यमंत्री बदल दिया जाए और सचिन पायलट को बना दिया जाए, तो वो हो ना सका। और उसके बाद अशोक गहलोत ने अपने आप को एक तरह से बहुत एग्रेसिवली प्रमोट और प्रोजेक्ट करना शुरू किया और सचिन पायलट को कांग्रेस ने जैसे तैसे मना लिया है। लेकिन अभी भी मतभेद दोनों के बीच में बहुत स्पष्ट है। और जो हमारा सहयोगी चैनल है ललन टॉप, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया गहलोत साहब ने। तो जब उनसे पूछा कि भाई आप पायलट के बारे में क्या कहेंगे, तो इन्होंने तंज में ये कहा कि भाई वो तो हमारे हाईकमान है, क्योंकि वो CWC में चले गए। तो जो अभी तक इनके उप मुख्यमंत्री होते थे, इनके जूनियर थे, उनको वो कह रही है वो तो टिकट भी वही तय करेंगे, हर चीज़ में उनका से रहेगा, क्योंकि वो CWC में, जबकि CWC में अकेले पायलट नहीं 80 मेंबर है, मतलब मोटा मोटा वगैरह सब मिला के। तो ये जो है अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं तब भी इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं कि भाई वो तो हमारे हाईकमान है, तो आप सोच सकते हैं कि जब टीम ही एक नहीं है तो वो मुकाबला क्या करेगी। और इसी की वजह कि राहुल गांधी ने जब विदेश में एक इंटरव्यू दिया और उस पर उनसे जब 5 राज्यों के चुनावों पर बात की गई तो उन्होंने तेलंगाना से शुरू किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो फाइट है वो टफ है लेकिन हम जीतेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हम जरूर जीतेंगे, लेकिन राजस्थान में जो फाइट है वो फंसी हुई है। आमतौर पर नेता कभी इतना साफ बोलते नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि नहीं हम जीत जाएंगे। मतलब कोई भी नेता मतदान और मतगणना के बाद तक, मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपने देखा होगा टीवी पे प्रवक्ता लगे रहते हैं कि नहीं जी हम जीत रहे हैं, अभी तो अर्ली ट्रेंड है, ये है वो। तो राहुल गांधी ने जो असेसमेंट शायद उनके नज़र में सही था कि टफ है, और टफ का मतलब क्या है कि आप हार सकते हैं या मुश्किल है जीतना, यही होता है जी। तो जो सच था वो एक तरह से जुबान पे आ गया। तेलंगाना में उन्होंने कहा कि फाइट टफ है, तो तेलंगाना की सर्वे को मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर जो है कांग्रेस के लिए बहुत बेनिफिट दिख रहा है। कांग्रेस जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि उसको 48 से 60 यानी कि 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान बता रहा है ये सर्वे।
बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति जो टीआरएस थी, केसीआर की पार्टी, उसको 43 से 55 और बीजेपी को 5 से 11 और जो अदर्स है उनको 5 से 11 है। कुल सीटें 119 है, उनमें से बहुमत 60 पर है। तो कांग्रेस को ही इस ट्रेंड में जो है या ओपिनियन पोल में बहुमत दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस यहाँ पर अगर बाजी पलट देगी तो ये उनके लिए एक बड़ा जो है गेन होगा, क्योंकि जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य नहीं प्रदेश तो इसका भी अगर आप वोट शेयर देखें, अगर हम हाँ जी अगर बिल्कुल, इसका मैं वोट शेयर आपको बता देता हूँ। तो कांग्रेस को 39, बीआरएस को 38, 16% बीजेपी को और अदर्स को 7%। हाँ, यहाँ पर भी जो वोट शेयर है वो करीब करीब बराबर से ही 1% ज़्यादा है कांग्रेस का। लेकिन उसकी जो सीट है वो बीआरएस के मुकाबले 2-5 ज़्यादा है, जबकि इस वक्त जो है बीआरएस जब से तेलंगाना बना है वो हर तरह के चुनाव में बहुत ही आगे रही है, सबसे आगे रही है। देखिए, एक मैं इसमें, चूंकि यशवंत देशमुख जिन्होंने ये सर्वे किया है हाँ। सी वोटर के, और वो आज जोड़ नहीं पाए हमारे साथ में, लेकिन इसी हफ्ते मुंबई तक पे मेरी उनसे मराठी में बातचीत हुई थी। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारा सर्वे ज़रूर ये दिखा रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन उनको खुद ही भरोसा नहीं था कि ये सर्वे सही साबित होगा। उनका ये कहना था कि ये बहुत मतलब प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल है, ये डेटा जो बोल रहा हमने बता दिया, लेकिन उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है कि वहाँ पर मतलब उनको अभी भी लग रहा था कि बीआरएस ये चुनाव आगे रहेगी। तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस, ये हमने पहले भी बात कही है, तेलंगाना के बारे में हमने पिछले महीने से बात की थी जी। कि कांग्रेस का एक गेम में नहीं थी। ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो चुनाव में प्रदर्शन किया था, जहाँ योगी आदित्यनाथ, नड्डा जी, सब ने, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया था और उसका उनको रिजल्ट भी मिला। तो उसके बाद ये लगा था कि अब चैलेंजर पार्टी जो है बीआरएस के लिए वो है बीजेपी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कर्नाटक चुनाव के बाद में जो कांग्रेस में जान आई है, उसके बाद में हमने देखा कि रेवंत रेड्डी, उनके पदयात्रा भी चल रही थी उनकी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहाँ लगातार जा रहे थे। तो जो हमने मूड ऑफ द नेशन देखा, हमने जो इंडिया टीवी का सर्वे देखा, उसमें कांग्रेस का गेन दिखना शुरू हो गया था। वो लोकसभा के लिए गेन था। तो तब भी हमने ये कहा था कि इतना तो स्पष्ट दिख रहा है कि भाई कांग्रेस या तो नंबर 1 रहेगी या नंबर 2 रहेगी, लेकिन नंबर 2 होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये हमारी जो नागार्जुन से भी पिछली बार बात हुई थी, जो हमारे वहाँ पर एडिटर हैं इंडिया टुडे के, मेरी दोबारा ये सर्वे आने के बाद बात हुई, तो उनका कहना यह है कि कांग्रेस गेन कर रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस गेन नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी किसी को भरोसा नहीं है कि केसीआर को हरा देंगे। एक जो बात केसीआर के अगेंस्ट में गई है वो ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो अब तक इनको पूरा समर्थन करते हैं। मतलब एक तो एक एएम ओवैसी साहब की पार्टी को मिलता है, और जो बाकी जगहों पर इनकी एक सेक्युलर छवि है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी भाषण दिया कि भाई ये तो एनडीए में शामिल होने आए थे मेरे पास, बीजेपी ये चाहती है कि भाई कुछ भी हो जाए कांग्रेस न जीते, क्योंकि अगर बीआरएस जीतती है तो वो फिर भी बीजेपी के काम आ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो एक तो कांग्रेस में एक और राज्य मिल जाएगा दक्षिण भारत में, और वो जैसे होता है कि भाई जगन मोहन है या केसीआर है या नवीन पटनायक है, ये समय समय पर जब वोट कम पड़ते हैं राज्यसभा में तो ये लोग वोट डाल देते हैं। तो ये अगर तेलंगाना का एक राज्य चला गया कांग्रेस के पास में, तो ये मतलब बीजेपी की कोशिश होगी कि भाई हम जीते ना जीते, कांग्रेस ना जीते वहाँ पे। बीजेपी जीते ना जीते लेकिन कांग्रेस ना जीते, बीजेपी की जो कोशिश है वो तेलंगाना में इस तरफ दिख रही है। एक राज्य और है, वो है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का राज्य। उसमें जो अनुमान लगाया गया है एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे के हिसाब से, उसमें एमएनएफ जो वहाँ की जो लोकल पार्टी है लेकिन काफ़ी एग्रेसिव है, मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो उसको 13 से 17, अभी उसके पास 27 सीटें हैं, लेकिन उसको 13 से 17 का प्रेडिक्शन हो रहा है। कांग्रेस को 10 से 14, काफ़ी अच्छा उनको गेन हो रहा है, करीब 3 गुने का। और जेडपीएम भी वहाँ की लोकल पार्टी, उसको 9 से 13 और अन्य को 1 से 3। वहाँ अभी किसी को बहुमत नहीं बताया जा रहा है। इस समय बीजेपी की एक सीट है। जो मिजोरम का सर्वे बता रहा है उसको लेकर जो इस सर्वे में जिस तरह आपने बताया कि यशवंत भाई ने बताया था कि अभी उनको बीआरएस को लेकर जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ऐसे ही मिजोरम के सर्वे को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मिजोरम जिस तरह से रिएक्ट करता है या फिर जो एमएनएफ रिएक्ट करता है उसमें कई बार एनडीए के साथ है, एनडीए के विरोध में, बीजेपी की तरफ से आपस में चीज़ें अच्छी चलती नहीं है वहाँ पर।
देखो एक अविचल, मैंने चूंकि पिछले 20 सालों से ओपिनियन पोल को बहुत क्लोजली फॉलो किया है, और जो ओपिनियन पोल करते हैं उनसे ही बात होती रहती है, तो उनका हमेशा एक बात कहना होता है कि भाई जो बड़ा राज्य है, मतलब मान लीजिए आपको पूरे भारत में लोकसभा का प्रोजेक्शन करना है, वो आसान है। या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, मतलब कोई जो बड़ा राज्य है वहाँ चूंकि वो आसान हो जाता है, मतलब उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जब राज्य जितना छोटा छोटा होता जाएगा वहाँ पर गलती होने का अंदेशा बना रहता है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मिजोरम हो या तेलंगाना हो। ये एक जनरल में जो जो उनकी, क्योंकि वो राज्य छोटा है तो उतनी अलग अलग जगह पर फैल के वो नहीं कर सकते। मिज़ोरम की जब आप बात कर रहे हैं तो देखिए मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मिज़ोरम की जानकारी है नहीं, मैं कोई उसका मेरी को पढ़ाई है नहीं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस यहाँ नंबर 2 पे भी रहती है तो अभी जब इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे पूर्वोत्तर में मेरे ख्याल से, तो कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, बिल्कुल सब जगह एनडीए का परचम लहरा रहा था। तो अब अगर यहाँ पर भी, जो मैं तेलंगाना के लिए बात कह रहा हूँ, कि अगर यहाँ पर कांग्रेस नंबर 2 पे भी रहती है तो ये एक कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी। और आप इसको इस तरह से भी देखिए कि अगर पूरब में भी नंबर 2 पे है या नंबर 1 पर है, दक्षिण में भी नंबर 1 या नंबर 2 पे है, और मध्य में भी या पश्चिम में भी 1 या 2 पर है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति होगी जब आप लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हो तो। लेकिन एक डिस्क्लेमर और एक बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन चुनावों के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनावों से मत जोड़िए। कांग्रेस जीत जाए, बीजेपी जीत जाए, जो भी जीत जाए हार जाए, ये दोनों अलग अलग चुनाव है, दोनों को जोड़ के मत देखिए, इतना ही मैं कहूँगा। सरकारी डिस्क्लेमर इसलिए भी है क्योंकि ये फैक्ट है, 2018 में जब चुनाव हुए थे इन 5 राज्यों में, तो ऐसा एक भी राज्य नहीं था जहां पर बीजेपी की सरकार बनी हो। मध्य प्रदेश में जरूर 15 महीने बाद सरकार बदल गई थी, उसकी वजह दूसरी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर आ गए थे, तोड़कर आ गए थे बेसिकली। उसके बाद जो है बीजेपी सरकार बनी, लेकिन 2019 में जब वोट पड़ा, और ये वोट जो है 4-5 महीने बाद नहीं पड़ते हैं, तो भरपूर वोट जो है वो बीजेपी को मिले और भरपूर सांसद गए बीजेपी के पास। तो इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए कि साहब कि यहाँ पर अगर ये कई बार इसको सेमीफाइनल बोल देते हैं, कई बार कहते हैं कि लोकसभा का सेमीफाइनल है। हाँ, रिदम सेट हो सकती है, रिदम सेट हो सकती है। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये 2023 का फाइनल है, ठीक है, इसको 2024 का सेमीफाइनल मत मानिए, जो भी है ये 2023 का फाइनल है। इसको जो है 2024 का हम सेमीफाइनल न माने। 5 राज्यों के चुनाव को देखें तो इसमें एक चीज ये समझ में आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूं तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा, कि जो कांग्रेस है वो गारंटी स्कीम्स के सहारे है। मतलब कांग्रेस के पास जो प्लस है वो गारंटी स्कीम्स हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में उन्होंने गारंटी स्कीम्स अनाउंस करी तो वो 12 हो गई, तेलंगाना में 6 हो गई, पहले 5 हुआ करती थी, 5 का हमेशा गुणगान करते थे। और जो बीजेपी के पास जो ड्रॉबैक है वो एक तरह से लोकल लीडरशिप पर विश्वास कम है। ये राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में तीनों जगह दिख रहा है। नहीं, देखिए अब 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो गारंटी स्कीम है, मेरा ये मानना है कि ये जिसको प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कहा था पिछले साल, ये एक समय तक ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मीठा आप दे देते हैं तो शरीर खराब हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हो रही है, जो इसमें होड़ मची हुई है, क्योंकि इसका खामियाजा हमको बाद में भुगतना पड़ता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, कोविड हुआ, पश्चिम के देशों में, यूरोप में, अमेरिका में कैश बांटा गया लोगों को, मतलब बहुत देशों ने, भारत में कैश नहीं बांटा, हमने अनाज बांटा। लेकिन उस समय जो पैसे लोगों के खाते में गए थे, उसकी महंगाई की मार जो है दुनिया आज भी झेल रही है, वो भी एक बड़ा कारण है। हमारे देश में हमने कम से कम पैसे नहीं बांटे थे, फिर भी आज हम महंगाई हो रहे हैं। तो जब आप जनता को पैसे दे रहे हैं तो वो जनता के पैसे से ही दे रहे हैं, जो भी आप 500 रुपये जो भी सुविधाएं दे रहे हैं वो कोई कहीं और से नोट नहीं आ रहे हैं, उसकी भरपाई करनी है सरकार को। तो ये जो होड़ मची हुई है, मतलब वो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीआरएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये मेरा मतलब बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है कि लोग इस पर वोट तो दे देते हैं लेकिन इसके परिणाम भी उनको बाद में झेलने पड़ते हैं। रही बात, आपने दूसरा जो सवाल पूछा था कि लोकल लीडरशिप में भरोसा नहीं है, तो देखिए अब ये प्रधानमंत्री ने ही कहा राजस्थान में कि भाई हमारा
मतलब चेहरा सिर्फ कमल का फूल है। तो वो बड़ा उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम वसुंधरा राजे या किसी और के चेहरे पे नहीं लड़ रहे, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है कि भाई कमल पे फूल पर होगा, लेकिन स्वाभाविक ही जब अगर और लोग भी मैदान में उतर आते हैं, शिवराज सिंह के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव ने भी कह दिया कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, सिंधिया जी भी आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो ये जो गेम था, देखिए चेहरा वाली पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी ने कांग्रेस से अब तक बेहतर की है। भाई चाहे वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो या मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ये बीजेपी के पक्ष में जाती थी हमेशा। कांग्रेस का ये वीक पॉइंट होता था कि उसके पास चेहरा नहीं है, और मतलब मैं ये देश के स्तर पर भी यही उसकी कमजोरी मानी जाती थी, और प्रदेश के स्तर पर भी, ज़्यादातर प्रदेशों में मैं कहूँगा। तो अब वही हमको बीजेपी में देखने मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारा सब्सक्राइबर सवाल वाला जो सेक्शन है उस पर बात करेंगे, क्योंकि एमपी वाला जो शो हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश में जो हमने एनालिसिस किया था, उसके बाद भी कुछ सवाल आए हैं, और जो राजस्थान को लेकर शो किया था उस पर भी कुछ सवाल आए हैं। तो एक एक करके मैं सवाल पूछ लेता हूँ। सतीश जी ने कहा है कि थैंक्स टू योर टीम वेटिंग फॉर सिमिलर एनालिसिस ऑन राजस्थान। तो राजस्थान पर भी एनालिसिस आया, तो उसके बाद भी सतीश जी ने धन्यवाद कहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हफ्ते में एक दिन बैठ के आराम से इत्मीनान से बात की जाए, और जो भी हमारी समझ है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो मध्य प्रदेश का जब हमने एनालिसिस किया, उसके बाद आईटी अच्छी ने कहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सिर्फ लाडली बहना स्कीम के कारण जीतेगी। मुझे ऐसा लगता है, उनका मध्य प्रदेश को लेकर ही कहना है। नहीं, तो ये तो हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। इनका क्या नाम है जिन्होंने आईटी अच्छी, मतलब उन्होंने पूरा, अच्छा उन्होंने, अच्छा जो भी अच्छी है भाई, अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये बात तो हमने पहले भी कही है कि जो अभी भी एडवांटेज बीजेपी को लग रहा था कि जो शिवराज सिंह ने, और ये मैं इस आधार पे भी कह रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है एमपी तक सहयोगी चैनल, उसने जो महिलाओं से लगातार बात भी की थी, तो उसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था, क्योंकि लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम पैसे देंगे, और बीजेपी ने दे दिए। इसमें बड़ा अंतर होता है कि लोगों ने, कांग्रेस कह रही है कि भाई हम 1500 रुपये देंगे और मुझे 1200 रुपये मिल गए। इसमें जो फ़र्क है ना, तो ये बात अभी भी सही है कि ये लाडली बहनी योजना जो है ये बीजेपी के लिए अभी भी काम कर रही है या और काम कर सकती है। राजस्थान वाला जो शो हुआ था काफ़ी पॉपुलर हुआ, आपने खूब सारा उस पर प्यार दिया। तो उस पर केपी वर्मा, आइडिया गुरुजी जो ब्लॉग्स हैं, उन्होंने जो लिखा है अब की बार ओपीएस सरकार, और इसके साथ साथ कई लोगों ने ये लिखा कि राजस्थान में हमने शो किया, तो उसके बाद उन्होंने कॉमेंट्स में लिखा अब की बार ओपीएस सरकार। ओपीएस एक बड़ा इशू लग रहा है। नहीं, देखिए ओपीएस की हमने देखा कि रैली भी हुई रामलीला मैदान में 2 तारीख को शायद, तो बड़ी रैली हुई, और ये राज्य सरकारों में लागू करने का वादा कांग्रेस ने कर दिया है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। आम आदमी पार्टी ने भी उसको पंजाब में लागू करने की बात की है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और ये जैसे मैंने कहा ना कि ये जो मुफ्त की गारंटी स्कीम है, तो ओपीएस के बारे में भी मेरी एक राय ये है कि इससे सरकार के खर्चे बढ़ेंगे। मतलब इसमें सिर्फ सरकार को ये देखना चाहिए कि अभी जो पहले एक 50% उनको फिक्स मिलता था कि जिस भी सैलरी वो रिटायर कर रहे हैं 50% उनको वो आजीवन मिलता रहता था। लेकिन ये क्या होता था, सरकार को हमेशा अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे, बजट से पैसे देने पड़ते थे। तो 2004 से जब ये शुरुआत हुई कि नहीं हम एम्प्लॉई 10% देगा, और अब केंद्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के और राज्य सरकारों ने भी 14% कर दिया है, और वो एक पेंशन फंड में जमा हो जाते हैं। जो पेंशन फंड है वो मार्केट में उसको लगा देता है। तो अब जो वाजिब शिकायत है कर्मचारियों की कि भाई हमको 50% तो नहीं मिल रहा है, मैंने स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये कहा था कि 38% मिल रहा है। या महाराष्ट्र के कुछ व्यक्तियों ने, उन्होंने कहा कि भाई हमको 3 से 5 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो ये रिटर्न कैसा बढ़े, ये सरकारों को देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसलिए कमेटी बना रखी है, और ये अगर रिटर्न मान लीजिए फिक्स नहीं भी करना है, तो आप मान लीजिए जो गैप बनता है कि 40% मार्केट से मिल गया, 5% या 10% सरकार अपनी जेब से दे दे, तब भी कम से कम सरकारी खजाने पे बोझ कम आएगा। क्योंकि मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जनता को ये समझ लेना चाहिए कि जो भी पार्टियां आपको देती है वो एक जेब में डालती है, दूसरे हाथ से वो ले लेती है, तो वो पैसा आपका ही जा रहा है, कोई और किसी का मतलब कोई
कांग्रेस या बीजेपी नहीं ला रही है। वो जो हम टैक्स देते हैं या तो उसी से वो आपको सुविधाएं दे रहे हैं या वो कर्जा लेके दे रहे हैं, और कर्जा अगर वो लेके दे रहे हैं तो वो कर्जा हमको चुकाना है। मैंने एक लिखा भी था कि भाई 50 से 56% जो खर्चा है सरकार का वो सैलरी, पुराने कर्ज की अदायगी और पेंशन में चला जाता है। तो 100 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 50 रुपया इसी में चला जा रहा है। तो हमारे आपके लिए जो स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, उसके लिए पैसे ही नहीं बचता है। तो ये जो पॉपुलर स्कीम्स हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, ये बिल्कुल वाजिब बात है, उनको मदद पहुंचनी चाहिए, लेकिन अब इसका ये अतिरेक नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और शहजाद अहमद कहा है कि 116 कांग्रेस, मतलब ये उन्होंने राजस्थान के लिए कहा है। और उसका जो आगे का जो कमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सट्टा बाजार का टेक है। सट्टा बाजार जो है बड़ा टेक लेता है, यानी कि हर चुनाव में सट्टा बाजार का जो है नंबर आता ही रहता है और उस पर जिक्र भी काफ़ी होता है। नहीं देखिए, अब बात ये है ना कि ये इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। जी जी बिल्कुल। ये सुनी सुनाई बात है। आपने एक भाव बता दिया, मैंने एक मान लिया, ठीक है। लोग छुपे कैमरे पे मुंह छुपा के बताते थे कि हाँ जी ये रेट चल रहा है। तो राजस्थान में बड़ा मशहूर है सट्टा, मध्य प्रदेश में भी सट्टा मशहूर है, इंदौर में। लेकिन अब ये मतलब इसका क्या ही आधार है, क्योंकि जो बेटिंग हमारे यहाँ है वो अभी भी इलीगल है। बाकी देशों में जो बेटिंग होती है यूरोप वगैरह में या यूके में, वो लीगल होती है कि दुकान में जाके आप सट्टा लगा दीजिए। तो यहाँ कोई ये तो कहीं सुनी बात है, इसका कोई आधार नहीं है मेरे ख्याल से। जी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे सारे सभी दर्शकों को कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, सट्टा बाजार का जिक्र हुआ तो काउट आउट नाम की एक सीरीज़ आई है, वो देखनी चाहिए। वो सट्टे पर ही है कि किस तरीके से हिंसी क्रोनी जो है सट्टे में फंसे, उसके बाद कैसे भारत में उस पर हंगामा हुआ। मनोज प्रभाकर की पूरी कहानी सर जो है बड़े अच्छे से उन्होंने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे हैं उसमें, जॉइंट सीपी जो सीबीआई के रहे उसमें सभी हैं। तो आप ज़रूर उस डॉक्यूमेंट्री को देखिए, क्योंकि इस तरीके से फिर आपको नज़रिया जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और किस तरह से वो इलीगल है और कैसे लोग फंस जाते हैं। आज आप साप्ताहिक सभा में जुड़े और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फ्रेज इसमें निकला कि हमेशा आप कहते थे कि ये जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उससे पहले ये सेमीफाइनल है, लेकिन बेसिकली सर कह रहे हैं ये फाइनल है 2023 का। तो इस फाइनल को ज़रूर देखिए और इसके साथ साथ हमें बताते रहिए कि कहाँ कमी है, उसको दुरुस्त करना है और किन विषयों पर आप चर्चा चाहते हैं, जिससे आपके साथ लगातार जुड़े रहें। आज आप जुड़े, आपका खूब खूब शुक्रिया। आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास। धन्यवाद।